नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज से दोस्तों मैं आप लोगों के लिए शुरू कर रहा हूँ एसएससी ओनली एसएससी की क्वेश्चन सीरीज। एसएससी में पिछले लगभग 20 वर्षों में जितने भी प्रश्न एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूँ, और इन प्रश्नों को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से रट लें क्योंकि बार बार एग्ज़ाम में यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न हम शुरू करें। निम्न में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है? ऑप्शन हैं लखनऊ, जबलपुर, हैदराबाद या चेन्नई। तो इनमें से अगर हम सबसे पूर्व में लास्ट में ईस्ट की अगर हम बात करें तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का जो शहर है लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, वो सुदूर पूर्व में स्थित है। तो यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। यह एसएससी सेक्शन ऑफिसर 1997 का क्वेश्चन है दोस्तों। अगला दूसरा प्रश्न देखें। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है? कौन से जिला यूपी के तराई क्षेत्र में नहीं है? पीलीभीत, बहराइच, लखीमपुर या फिर हरदोई। तो दोस्तों जो हरदोई है वो यूपी के तराई क्षेत्र में काउंट नहीं होता। इसका सही आंसर हो जाएगा हरदोई। अगला तीसरा प्रश्न है। निम्न में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहते हैं? तो दोस्तों भारत का जो बाघ राज्य कहा जाता है वो कहा जाता है मध्य प्रदेश को। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है। निम्नोक्त भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड? यानी कौन सा भारतीय राज्य पोलैंड के बराबर क्षेत्रफल रखता है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही आंसर है वो सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो कि लगभग पोलैंड के बराबर है। महाराष्ट्र जिसका क्षेत्रफल है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। ये इसका महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। ये दोस्तों महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है जो कि पोलैंड के बराबर पड़ता है। तो इस प्रश्न का आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोलैंड। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है दोस्तों 2000 का, सन 2000 ईस्वी। पांचवा प्रश्न देखें। निम्न जिलों में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन सा जिला है? देखो दोस्तों, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इनमें से केवल एक ही जिला लगेगा और वो जिला लगेगा किन्नौर। किन्नौर जो कि हिमाचल प्रदेश में है और ये भारत और चीन दोनों के इंटरनेशनल बॉर्डर पर है। यानी किन्नौर भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अगला छठा प्रश्न देखें। भारत की सिलिकॉन वैली निम्न में से किस शहर में है? भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर में है? तो ये आपको पता ही होगा कि सिलिकॉन वैली कहा जाता है दोस्तों बेंगलोर को। तो आंसर हो जाएगा बेंगलोर। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न और याद रखेंगे आप कि कई बार एग्जाम में सिलिकॉन वैली ना पूछकर सिलिकॉन स्टेट भी पूछा गया है। अब जब सिलिकॉन स्टेट पूछेगा तो वहाँ पर ऑप्शन में बेंगलोर नहीं मिलेगा बल्कि कर्नाटक मिलेगा, क्योंकि बेंगलोर कर्नाटक में है। तो वहाँ पर आपका अगर स्टेट की बात करें यानी सिलिकॉन स्टेट कौन सा है तो स्टेट हो जाएगा कर्नाटक, और सिलिकॉन वैली में आपका आंसर होता है बेंगलोर। अगला सातवां प्रश्न देखें। निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? कौन से राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? ऑप्शन है इसमें मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और मेघालय। तो इनमें से दोस्तों सही आंसर है वो है मेघालय। यानी मेघालय की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि म्यांमार से कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है। देखिए, म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन चारों राज्यों की सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश की, नागालैंड की, मणिपुर की और मिजोरम की, इन चारों राज्यों की सीमा लगती है। मेघालय की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, आठवां प्रश्न है। उधम सिंह नगर जिला निम्न में से किस राज्य में है? जो उधम सिंह नगर जिला है वो किस राज्य में है? तो ये दोस्तों देखिए यहाँ पर सही जो इसका आंसर होगा वो सही आंसर हो जाएगा उत्तरांचल यानी उत्तराखंड। ऑप्शन सेकंड है वो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ये उत्तराखंड में है दोस्तों। अगला प्रश्न देखें, नौवां। एनएमडी का तात्पर्य क्या है? एनएमडी का तात्पर्य क्या है? सेक्शन ऑफिसर में आया हुआ क्वेश्चन है 2001 में। एनएमडी का तात्पर्य क्या है? तो इसका दोस्तों जो बिल्कुल सही आंसर है वो सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, एनएमडी, जो कि राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग का एनएमडी का पूरा नाम राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगला 10वां प्रश्न देखें। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है? ये 2001 में आया हुआ प्रश्न है।
भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है? देखिए दोस्तों, जवाहर सुरंग है, ये जवाहर सुरंग, हालांकि इस प्रश्न का सही आंसर है जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन 4। डिटेल में आपको बता देता हूँ कि जो जवाहर सुरंग है वो जालंधर से जम्मू और श्रीनगर होते हुए उड़ी तक जाती है। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला एक दर्रा है बनिहाल दर्रा, और उस बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है। यानी जवाहर सुरंग है वो बनिहाल दर्रे में है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न देखें, 11वां प्रश्न, रायसीना पहाड़ी कहाँ स्थित है? जो रायसीना हिल्स है वो रायसीना पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रायसीना पहाड़ी वहाँ है जहाँ पर भारत का राष्ट्रपति भवन स्थित है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। जहाँ भारत का राष्ट्रपति भवन है, यानी भारत का जो राष्ट्रपति भवन है वो दोस्तों रायसीना पहाड़ी पर ही बना हुआ है। अगला प्रश्न देखें, 12वां प्रश्न, खैबर दर्रे से कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं? जो खैबर दर्रा है उससे कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा, वो सही आंसर होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। यह एक ऐतिहासिक दर्रा है जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान इन दोनों देशों को जोड़ता है। ये दोनों देश इससे जुड़े हुए हैं, तो सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अगला प्रश्न देखें, 13वां क्वेश्चन, निम्नांकित दर्रों में से कौन सा सतलुज घाटी में पड़ता है? इनमें से सतलुज घाटी में कौन सा दर्रा है? तो सतलुज घाटी में पड़ता है दोस्तों सीपकिला दर्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा सीपकिला, ऑप्शन 3। अगला 14वां क्वेश्चन है, खैबर का दर्रा कहाँ है? तो ये अभी ऊपर भी प्रश्न आया था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है और वैसे ये दर्रा पाकिस्तान में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान। अगला 15वां प्रश्न देखें, पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? 15वां प्रश्न, पंजशीर घाटी कहाँ है? लेबनान में, अफगानिस्तान में, जम्मू कश्मीर यानी भारत के जम्मू कश्मीर में, या फिर सीरिया में? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है दोस्तों अफगानिस्तान। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में, सही आंसर हो गया अफगानिस्तान। अगला 16वां प्रश्न देखें, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तिब्बत में एंट्री करने के लिए कौन से दर्रे को पार करना पड़ेगा? तो दोस्तों इसके लिए उन्हें दर्रा पार करना पड़ेगा नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है, और ये आपको पता है कि सिक्किम है वो सिक्किम में बॉर्डर बनाता हुआ जाएगा, तो नाथुला दर्रा पार करना पड़ेगा वहाँ पर प्रवेश करने के लिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नाथुला। अगला 17वां प्रश्न देखें, भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? भारत का पहला सौर शहर कौन सा है? तो भारत का दोस्तों पहला सौर शहर है आनंदपुर साहिब, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट आनंदपुर साहिब। सीपीओ सब इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है दोस्तों, 12 जनवरी 2003 के दिन एग्जाम में पूछा गया। 18वां प्रश्न है, डंकन पैसेज निम्न में से किसके बीच स्थित है? डंकन पैसेज किसके बीच स्थित है? तो ये दोस्तों दक्षिणी और लिटिल अंडमान इन दोनों के बीच में स्थित है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट है दक्षिणी और लिटिल अंडमान। 19वां प्रश्न है, भारत निम्न में से किस गोलार्ध में स्थित है? भारत कौन से गोलार्ध में है? तो देखिए भारत के अगर हम विस्तार की बात करें तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, यानी अक्षांशों की दृष्टि से भारत है उत्तरी अक्षांश में है, जबकि देशांतर की दृष्टि से भारत पूर्वी देशांतर में है। इसलिए अगर हम गोलार्ध की बात करें तो भारत का गोलार्ध हो जाएगा उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध, ये आपका सही आंसर है। अगला 20वां प्रश्न देखें, निम्न में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? कौन सी पर्वत श्रेणी है जो भारत में सबसे पुरानी है? और इसके लिए आपके लिए ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शन है दोस्तों ये चारों ऑप्शन, हिमालय, विंध्याचल, अरावली या फिर सह्याद्री। तो आपको पता भी होगा कि जो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी मानी जाती है वो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी अरावली मानी जाती है, जो कि ज़्यादातर राजस्थान में पड़ती है। यह भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है और इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर ऊंची है, और कई जगह इसको 1727 मीटर भी लिखा हुआ है, क्योंकि इस गुरु शिखर जो चोटी है इसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ है। अगर उस मंदिर की ऊंचाई को भी हम जोड़ लें तो 5 मीटर उस मंदिर की ऊंचाई है, तो 1722 + 5 यानी 1727 मीटर हो जाता है। तो इसकी ऊंचाई 1722 या 1727 मीटर मानी जाती है। अगला 21वां प्रश्न देखें, 82.5 डिग्री ईस्ट पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये भारत का मानक समय निर्धारित करता है, यानी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट है, यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। आपको पता होगा कि भारत का जो मानक समय लिया जाता है वो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है।
जो कि ग्रीनिच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। तो और 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो भारत के बीचों बीच गुजरती है, वो भारत के मध्य से गुजरती है। यहाँ से भारत के मानक समय का निर्धारण किया जाता है। अगला 22वां प्रश्न देखें, रेडक्लिफ लाइन निम्न में से किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? जो रेडक्लिफ लाइन है वो किन देशों के बीच की सीमा रेखा है, ये आपको बताना है। तो ये तो आपको सभी को पता होगा कि रेडक्लिफ लाइन किन देशों के बीच में है। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जो कि भारत और पाकिस्तान इन दोनों की सीमा का निर्धारण करती है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और 17 अगस्त 1947 को दोस्तों इस रेखा का निर्धारण किया गया। अगला 23वां प्रश्न है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्न में से कहाँ पर स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? तो ये दोस्तों देहरादून में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, देहरादून। अगला 24वां प्रश्न है, निम्न में से वह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है? यानी इनमें से कौन सा देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है? तो इनमें से दोस्तों अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है म्यांमार, यानी सही आंसर हो गया इसका म्यांमार। अगला 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा कौन सा है? इन केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है वो आपको बताना है। तो अगर इन चारों ऑप्शंस की हम बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा पड़ता है दोस्तों लक्षद्वीप, तो सही आंसर हो जाएगा इसका लक्षद्वीप। अगला 26वां प्रश्न देखें, जवाहर सुरंग किस राज्य में है? जवाहर सुरंग कौन से राज्य में है? तो ये दोस्तों जम्मू और कश्मीर में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, जम्मू कश्मीर। अभी पहले मैंने आपको बताया था कि जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला जो बनिहाल दर्रा है, उस बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है। अगला 27वां प्रश्न है, निम्न में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? इनमें से कौन से क्षेत्र की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश से असम की सीमा भी लगती है, नागालैंड की भी लगती है, भूटान की भी लगती है, लेकिन मणिपुर की सीमा नहीं लगती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। अगला प्रश्न देखिए 28वां प्रश्न, निम्न में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? कौन से की सीमा मिजोरम से नहीं लगती? तो इसमें से देखिए मिजोरम से म्यांमार की सीमा भी लगती है, असम की भी लगती है, त्रिपुरा की भी लगती है, नागालैंड की नहीं लगती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नागालैंड। अगला 29वां प्रश्न है, विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है? भारत का पहला शहर कौन सा है जो कि विद्युत उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। तो इनमें से दोस्तों भारत का पहला शहर है चेन्नई, जो कि अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके विद्युत का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य है। अगला 30वां प्रश्न है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? जो माउंट एवरेस्ट जो कि एक सर्वोच्च शिखर है, उसका नाम किसके नाम पर रखा गया ये आपको बताना है। तो देखिए माउंट एवरेस्ट का जो नाम रखा गया है वो एक भारत के एक सर्वेक्षक थे, उनके नाम पर यह नाम रखा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, भारत के सर्वेक्षक के नाम पर। अगला 31वां प्रश्न है, सल्तोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? जो सल्तोरा पर्वतमाला है वो सल्तोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो ये देखिए जो कर्राकोरम पर्वतमाला है, उस कर्राकोरम पर्वतमाला का ही एक पार्ट है। तो इसे हम कहेंगे ऑप्शन थर्ड, कर्राकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में इसको हम जानते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 32वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? इसमें से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली जो कि तेलंगाना पठार में हम अरावली को काउंट नहीं करेंगे, अरावली इससे बिल्कुल अलग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली। 33वां प्रश्न देखें, भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागोग किस राज्य में स्थित है? भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागोग किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों केरल, ये केरल राज्य में स्थित है। अगला 34वां प्रश्न देखें। अब 34वें प्रश्न में आपको एक तरीके से सही रूप से सुमेलित करना है, और सुमेलित भी क्या करना है कि एक तरफ राज्य लिखे हुए हैं, एक तरफ उनकी राजधानी लिखी हुई है। तो ये तो मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा कठिन है, आपको सभी को याद भी होगा। देखिए असम की राजधानी दिसपुर यानी पहला सुमेलित हो गया, तीसरे से दादर और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा यही से सुमेलित हो गया, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती यही से सुमेलित हो जाएगा, और सिक्किम की राजधानी गंगटोक यही से सुमेलित हो जाएगा। तो ये तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। अगला 35वां प्रश्न देखिए, पश्चिमी राजस्थान में बालू के टिल्ले बनाने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है?
पश्चिमी राजस्थान में जो बालू के टिल्ले बनते हैं उनके लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो वो है दोस्तों पवन द्वारा निक्षेपण। जो हवा चलती है उस हवा के द्वारा, उस पवन के द्वारा टिल्लों का निर्माण किया जाता है। ये आप अगर कभी राजस्थान की ज्योग्राफी आपने पढ़ी हो, राजस्थान का भूगोल कभी आपने पढ़ा हो, तो उसमें आपको बड़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पवन द्वारा निक्षेपण। अगला 36वां प्रश्न है, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से, भारत का जो मानक समय वो ग्रीनविच मीन्स टाइम GMT से, यह आपको पता है 5.5 घंटे आगे है। भारत का मानक समय GMT से 5.5 घंटे आगे चलता है। अगला 37वां प्रश्न है, किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन घाटी किस नगर को कहा जाता है? ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, इसके अलावा अगले ऑप्शन आपके सामने हैदराबाद और बेंगलोर। तो ये तो आपको पता ही है, पहले भी प्रश्न आ चुका है। बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। 38वां प्रश्न देखें, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो देखिए 2 देशों के साथ सीमा लगती है पश्चिम बंगाल की, एक तो नेपाल के साथ लगती है, दूसरी बांग्लादेश के साथ लगती है। तो नेपाल और बांग्लादेश इन दोनों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। अगला 39वां क्वेश्चन है, अंकलेश्वर और कलोल 2 तेल क्षेत्र कहाँ स्थित हैं? अंकलेश्वर और कलोल दोनों तेल क्षेत्र कहाँ स्थित हैं? तो देखिए दोनों ही गुजरात में हैं। तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात। जो कि अंकलेश्वर है वो कि गुजरात के बड़ौद जिले में है, बड़ौच जिले में स्थित है, और कलोल है वो अहमदाबाद के पास स्थित है, अहमदाबाद के पश्चिम में पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। 40वां प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, भारतीय उपमहाद्वीप किसका अंग था? देखिए पहले मुख्य रूप से जो पेंजिया था उसके दो भाग माने जाते हैं, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, जिसमें से भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। तो ये गोंडवाना लैंड का अंग था। अगला 41वां प्रश्न देखिए, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ये पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो आपको बताना है कि देखिए ये मेघालय के पठार में पड़ती हैं। तो मेघालय का पठार यानी पूर्वांचल पर्वतमाला में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट है, पूर्वांचल पर्वतमाला मेघालय का पठार, मेघालय के पठार में, जिसमें मुख्य रूप से गारो, खासी, जयंतियाँ, निकेर, रेंगमा ये वाली पहाड़ियाँ आती हैं। और साथ में आपको बता दूं कि मेघालय के पठार की सबसे ऊंची जो चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी नेकटोक, जो मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अगला 42वां प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो देहरादून उत्तर प्रदेश में दोस्तों यही गलत है, देहरादून अब उत्तर प्रदेश में नहीं है, अब उत्तराखंड में चला गया। तो इसका सही आंसर भी यही हो गया। बाकी शिमला हिमाचल प्रदेश में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला 43वां प्रश्न देखें, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? अराकानियोमा, सुलेमान, साल्ट रेंज या फिर पीर पंजाल? तो देखिए इनमें से केवल पीर पंजाल है वो भारत में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा, वो सही आंसर हो जाएगा पीर पंजाल। बाकी तीनों बता दूं, अराकानियोमा है वो दोस्तों म्यांमार में है, जो सुलेमान है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान में है, और जो साल्ट रेंज है वो पाकिस्तान में है। यानी अराकानियोमा म्यांमार में, सुलेमान पाकिस्तान में, और साल्ट रेंज पाकिस्तान में, सुलेमान है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। अगला 44वां प्रश्न देखें, निम्न में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? इनमें से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कामेत, कुनलुन, नंगा पर्वत या फिर नंदा देवी? तो इनमें से अगर हम बात करें, सभी की अगर हम बात करें, तो इन चारों में से नंगा पर्वत जो कि सबसे ऊंचा है, नंगा पर्वत जिसकी ऊंचाई है 8125 मीटर। तो ये नंगा पर्वत इन चारों में सबसे ऊंचा माना जाता है। दूसरे नंबर पे फिर इसमें आ जाएगा नंदा देवी जिसकी ऊंचाई है 7824 मीटर। तीसरे नंबर पे आ जाएगा कामेत जो कि 7756 मीटर ऊंचा है, और चौथे नंबर पे आएगा कुनलुन जो कि 7167 मीटर ऊंचा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंगा पर्वत। 45वां प्रश्न देखें, नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया है, और वह भारतीय सीमा पर स्थित है। किस राज्य में है ये आपको बताना है नाथुला। तो देखिए नाथुला सिक्किम में पड़ता है, नाथुला जो कि एक दर्रा है, पर्वतीय दर्रा है, और सिक्किम में है दोस्तों ये। अगला 46वां क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का कौन से नंबर का सबसे बड़ा देश है? तो ये तो बहुत सरल प्रश्न है, आपको सभी को पता होगा, 7वां देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां देश लगता है, जबकि जनसंख्या की अगर हम बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला 47वां प्रश्न है, केरल की मौन घाटी, केरल की जो मौन घाटी यानी जो साइलेंट वैली है, वो साइलेंट वैली के बारे में आपको बताना है। भारत में एकमात्र सदाबहार वन है
या मौन घाटी में महंगी इमारती लकड़ी के पेड़ हैं, या पिकनिक के लिए अच्छा स्थान है, या फिर इस मौन घाटी में पादपों और प्राणियों की दुर्लभ जातियां हैं, इसके बारे में कौन सा सही कथन है? तो देखिए साइलेंट वैली में पादपों और प्राणियों की दुर्लभ जातियां हैं, और एक तरीके से इन्हीं की रक्षा के लिए वहाँ पर जो इंसान है, जो मानव है, उनकी आवाजाही, उनका आवागमन पे प्रतिबंध लगाया गया, इसलिए इसको साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। पादपों और प्राणियों की यहाँ पर दुर्लभ जातियाँ मिलती हैं। अगला 48वां प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? इनमें से भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? तो ये तो आपको पता होगा, मासिर नाम, जो कि भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मासिर नाम। अगला 49वां क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये भी मुझे बताने की आवश्यकता ना पड़े, अभी इसी वीडियो में 2 बार बता चुका हूँ। जवाहर सुरंग है वो दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। अगला 50वां क्वेश्चन देखें, बलतोड़ा हिमनद स्थित है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बलतोड़ा हिमनद कहाँ स्थित है? तो ये देखिए शिवालिक हिमालय में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा इसका शिवालिक हिमालय। तो जो हिमालय का जो सबसे दक्षिणी भाग है, उस दक्षिणी भाग को फुट हिल रेंज को कहा जाता है शिवालिक हिमालय, तो इसका सही आंसर होगा शिवालिक। अगला 51वां प्रश्न देखें, निम्न में से वह शहर या वह कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? इन चारों में पटना, इलाहाबाद, पंचमढ़ी और अहमदाबाद, इन चारों में सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर आएगा। तो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पे आएगा दोस्तों पटना। आप भारत का मानचित्र देखेंगे तो आपको अक्षांश अपने आप समझ में आ जाएगा, पटना जो कि सबसे अधिक उत्तरी अक्षांशों पर आएगा। अगला प्रश्न देखें 52वां प्रश्न, निम्न में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेंगी? कौन सा ऐसा स्थान है जिसे सूर्य की कभी भी ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलेंगी? तो इनमें से सही आंसर होगा दोस्तों श्रीनगर, जो कि उत्तरी अक्षांश में स्थित है। देखिए दक्षिणी अक्षांशों में सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें मिल जाएंगी, लेकिन उत्तरी अक्षांश में नहीं मिलेंगी। तो अगर उत्तरी दिशा की अगर हम बात करें, भूमध्य रेखा से ज़्यादा दूरी की अगर हम बात करें, तो श्रीनगर आ जाएगा, जो इसका सही आंसर होगा। अगला 53वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता? इनमें से कौन सा नगर है जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो देखिए पानीपत, रोहतक, खुर्जा और मथुरा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मथुरा, जो कि एनसीआर में नहीं आता, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है। अगला 54वां प्रश्न है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? अंडमान और निकोबार दोनों को अलग कौन करता है? तो इनको 10 डिग्री चैनल यानी 10 डिग्री चैनल दोस्तों अलग करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 10 डिग्री चैनल। अगला 55वां क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? एक ऑप्शन से दोस्तों कन्याकुमारी, अगले ऑप्शन में आपको दिखा रहा हूँ कन्याकुमारी। इसके अलावा अगले ऑप्शन है कालीमेर पॉइंट, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, या फिर तिरुवनंतपुरम में स्थित कोवलम। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार द्वीप में है। तो सही आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। अगला 56वां प्रश्न है, मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 छत्तीसगढ़। 57वां क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी छोर से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? कौन सा अक्षांश भारत के उत्तरी छोर से गुजरता है? तो उत्तरी छोर की अगर हम बात करें तो देखिए 35 डिग्री जो अक्षांश है वो भारत के उत्तरी छोर से गुजरने वाला अक्षांश माना जाएगा। इसमें दोस्तों ध्यान नहीं रहा, 35 डिग्री नहीं होगा, 37 डिग्री होगा, क्योंकि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। तो 37 डिग्री अक्षांश भारत के उत्तरी छोर से गुजरेगा, सही आंसर हो जाएगा 37 डिग्री। अगला 58वां क्वेश्चन है, नल्ला माला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? जो नल्ला माला की पहाड़ियाँ वो किस राज्य में है? तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं, सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और 59वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा 7 सिस्टर्स का सदस्य है? इनमें से कौन सा 7 सिस्टर का सदस्य है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा या फिर बिहार? तो इनमें से देखिए जो आंसर आएगा वो आएगा त्रिपुरा। जो भारत के पूर्वोत्तर 7 राज्य हैं उनको 7 स्टेट कहा 7 सिस्टर कहा जाता है। कौन कौन से देखिए, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और असम है। इनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, तो इसमें शामिल है त्रिपुरा, जो आपका आंसर होगा। अगला 60वां प्रश्न है, देखिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहा जाता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो पूर्वी तट है उस पूर्वी तट को कहा जाता है दोस्तों कोरोमंडल तट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट,
दोस्तों आज के लिए इतना ही। 60 प्रश्नों की मैंने बात की है। अगली सीरीज़ कल 61वें प्रश्न से शुरू करेंगे। 60 प्रश्नों की बात कर ले, 61वें प्रश्न से दोस्तों कल शुरू करूँगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।